नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 के लिए हम लोग ग्रामीण परिवेश के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज ये 8वां मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की फाइनल तिथि तय हो चुकी है और अब कुछ ही दिन शेष हैं एग्ज़ाम में, इसलिए अगर आपने की तैयारी पूरी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का ये बेनिफिट है कि इन आखिरी दिनों में आपकी जो तैयारी है उसका अच्छा इवैल्यूएशन हो जाएगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल हमारे संस्थान के द्वारा टू दी सिलेबस, टू दी पॉइंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9506742546 पर लेखपाल लिखकर भेज दीजिए और सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। टेस्ट सीरीज आपको ऐप के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, जिसको आप ऑनलाइन कितनी भी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव हल सहित उसकी पूरी पीडीएफ दी जाती है, जिसमें व्याख्या भी रहती है, प्रश्न भी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति 2020 में आई थी। इसके तहत कितने स्टार्टअप इनक्यूबेटरों का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य जो है प्रत्येक ज़िले के हिसाब से रखा गया है कि हर ज़िले में कितने इनक्यूबेटर स्थापित किए जाने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें 100 इनक्यूबेटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और उत्तर प्रदेश की एक और जो है खासियत है, अचीवमेंट है कि ये जो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग है, इसमें ये 3 शीर्ष राज्यों में शामिल है। राज्य के प्रत्येक ज़िले में कम से कम 100 इनक्यूबेटरों की स्थापना करना ही जो है इसका लक्ष्य है और शीर्ष 3 राज्यों में शामिल होना भी इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जुलाई अगस्त 2021 में जारी की गई डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग के बारे में बता दूं आपको, अभी जो है नीति आयोग द्वारा पूरे देश में 112 आकांक्षी जिलों पर कार्य चल रहा है, जिसकी डेल्टा रैंकिंग समय समय पर जारी होती है। तो ये इसमें टॉप 10 ज़िले जो है आकांक्षी जिलों के जारी होते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस सूची में उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा शामिल नहीं है टॉप 10 में। तो इसमें से जो डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है टॉप 10 में आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में, वो ज़िला है गाज़ियाबाद। बाकी सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चित्रकूट शामिल है। तो यहाँ पर एक जो है उल्लेखनीय तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं आकांक्षी जिलों की सूची में भारत सरकार द्वारा या नीति आयोग द्वारा जारी? 8 ज़िले कुल हैं। और इस 8 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले हैं? फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, ये 7 हो गए जो शीर्ष 10 में या टॉप 10 में शामिल हैं। 8वां ज़िला है उत्तर प्रदेश का बलरामपुर, जो टॉप 10 में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती है? अफीम यानी ओपियम की खेती जो है सबसे ज़्यादा की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में इसकी लिमिटेड खेती होती है, कुछ ही ज़िलों में होती है। सबसे ज़्यादा खेती होती है वो होती है बाराबंकी में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश में है वो गाजीपुर ज़िले में स्थापित है। ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी गन्ने की किस्म है? तो गन्ने की जो है किस्में जो है आपके सामने दी हुई हैं 3, BO99, CO1148, CO1158। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही गन्ने की किस्में हैं, यानी इसमें सारे ही ऑप्शन जो है सही हैं। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य के किस ज़िले में संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो संतरा भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ठंडे और तराई जगहों का ये फल है। तो संतरे का जो सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है वो सहारनपुर में होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सहारनपुर में नागपुरी, एम्पदार और लड्डू किस्मों के संतरे का उत्पादन किया जाता है। तो संतरे की इन किस्मों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न। भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियाँ किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? तो इनकी विफलता के कारण आपको बताने हैं।
प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी, मौखिक या गुप्त काश्तकारी का अधिक होना। तो ये तीनों ही ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो है भूमि सुधार नीतियाँ या भूमि सुधार के उपाय ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सके थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण योजना किन कारणों से अपनी पूर्ण प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी। तो यहाँ पर भी निगेटिव सेंस में ही पूछा गया है कि भूमि अभिलेखों के नवीनीकरण की योजना क्यों विफल रही या पूरी तरह से जो है 100% अचीवमेंट वो क्यों नहीं प्राप्त कर सकी। तो यहाँ पर भी देखते हैं आधारित संरचना की कमी या आधार संरचना की कमी, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी का अभाव या पारदर्शिता का अभाव, प्रशासनिक दक्षता का अभाव। तो ये सभी कथन यहाँ पर सही हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। स्वतंत्रता के बाद जो है जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया और इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के आसपास जो है कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। तो इसका सही उत्तर क्या है, लगभग 57% जो है ज़मीन जो थी कृषि योग्य वो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान भूमि का असली मालिक नहीं होता था, वह केवल ज़मीन पर खेती करता था और उपज का एक हिस्सा जो है जमींदार को दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सोनालिका किस्म से संबंधित है। ये बहुत फेमस वैरायटी है किस फसल की, आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। सोनालिका गेहूं की एक जो है फेमस और एक उन्नत प्रजाति है। गेहूं की बहुत सारी किस्में और हैं, जैसे कि सोनालिका तो है ही है, यूपी 262, यूपी 115, HD 2285, कल्याण सोना, ये सब जो है ज़्यादातर उगाई जाती हैं, इसलिए काफ़ी फेमस वैरायटीज़ हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट वाले क्षेत्र बुंदेलखंड में जल प्रबंधन के लिए निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए किसी एक देश के साथ जो है करार किया गया है, MOU किया गया है, वो कौन सा देश है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी ऑप्शन इसका सही है। इज़राइल, आप जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन का जो इनोवेशन हुआ था इज़राइल में हुआ था, वहाँ पर और भी कई सारी जो है सिंचाई की एडवांस टेक्निक्स हैं, इसी वजह से इज़राइल के साथ एक समझौता ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार ने साइन किया है। परियोजना को इज़राइल की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इस परियोजना के तहत ड्रिप सिंचाई का उपयोग कृषि के लिए किया जाएगा और जल संरक्षण के तरीकों को सुझाव दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन किस आधार पर किया जाता था। तो लगान यानी जो टैक्स वसूला जाता था उसका रेगुलेशन, नियमन का आधार हिंदी की इंग्लिश क्या होती है, रेगुलेशन होती है, उसका नियमन किस आधार पर किया जाता था। एक प्रथा के रूप में, मांग के रूप में, संभरण के रूप में या सभी। तो सही उत्तर क्या होगा, इन सभी आधारों पर लगान या टैक्स का नियमन किया जाता था। स्वतंत्रता के पूर्व लगान का या तो प्रथा के आधार पर या मांग के आधार पर या संभरण की बाजार की शक्तियों के आधार पर नियमन किया जाता था। लगान का बोझ अधिक होता था जो कुल उत्पादन का 34 से 75% तक भी हो सकता था। कुछ राज्यों में तो लगान की सीमा 50% तक निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जिलावार निष्पादन के संबंध में सही कथन इनमें से क्या है, या इनमें से सही कौन सा है। तो हरित क्रांति के लिए जिलावार निष्पादन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चली। तो प्रमुख रूप से आप जानते हैं श्रम प्रधान कृषि जनपद कार्यक्रम जिसको IADA कहा गया, और श्रम प्रधान कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जिसको IIAP कहा गया। तो ये दोनों ही योजनाएं चली, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सी सही हुआ। और ये जो है श्रम प्रधान कृषि जनपद कार्यक्रम 1964-65 में शुरू किया गया था। इसके अलावा IIAP का ये दर्शन था कि वैज्ञानिक और प्रगतिशील कृषि के विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, जो कि हरित क्रांति का मुख्य आधार बनी थी। श्रम प्रधान कृषि कार्यक्रम जो है यानी IADP कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार का पहला बड़ा प्रयोग था और इसे पैकेज के आधार पर
पैकेज प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। कई जगह आप इसको पैकेज कार्यक्रम या पैकेज प्रोग्राम के रूप में पढ़ेंगे। ये कार्यक्रम 1961 में शुरू किया गया था। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक की शुरुआत से शुरू हुई। शुरुआती चरण में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न, बलिया जिला उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित किस मंडल का हिस्सा है? तो बलिया वैसे भी सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, ये किस मंडल में स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो बलिया जो है आजमगढ़ मंडल का भाग है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये जो है आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है, इसका मुख्यालय भी आजमगढ़ है। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया और मऊ 3 जिले आते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग कहाँ पर स्थित है? आप निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर और भदोही वाला जो क्षेत्र है, तो मिर्ज़ापुर मुख्य रूप से इसमें आता है। और पूरा मंडल ही जो मिर्ज़ापुर मंडल है ये उत्कृष्ट कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कालीन एवं दरिया निर्माण का काम मिर्ज़ापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ इत्यादि स्थानों पर भी होता है। अब मिर्ज़ापुर मंडल में क्या क्या आता है? मिर्ज़ापुर आता है, भदोही आता है और सोनभद्र जिला आता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? और उस शहर को या उस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जिला कौन सा है? मुरादाबाद। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यहाँ से पीतल का अधिकतम निर्यात किया जाता है। मुरादाबाद पीतल निर्माण उद्योग के मामले में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ यह उद्योग विकसित अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो रेल इंजन संयंत्र जो है मुगल सराय जो रीजन है, मुगल सराय जो क्षेत्र है वाराणसी का, वहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र। अब इसका नाम जो है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ये भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। ये वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चारों ऑप्शंस को देखिए, 1952, 1954, 1956, 1958। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। 1958 में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज है, आगरा, बरेली एवं गाजियाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब जो बनाने का लक्ष्य रखा गया है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्तमान में राज्य में 1800 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं। इसके तहत 10,000 से अधिक स्टार्टअप का निगमीकरण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक लिंगानुपात है और वो कितना है? यानी किसी भी जिले में अगर देखा जाए जो सर्वाधिक जिला है लिंगानुपात के मामले में अनुसूचित जातियों के, वो कितना है? यानी सीधे जिले का नाम ना पूछ के आपसे पूछा गया है कि लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात जो सर्वाधिक है वो 1021 है, 1021। बी ऑप्शन सही होगा। वैसे तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो औसत लिंगानुपात है अनुसूचित जातियों का 907 है, लेकिन आजमगढ़ जिला जो है यहाँ पर अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक लिंगानुपात है जो 1021 है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने जनजातीय समुदायों को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी थी? तो जनजातीय समुदायों को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी थी ग्रियर्सन ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ग्रियर्सन ने जनजातीय समुदायों को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी थी। डॉक्टर घुरे ने इन्हें पिछड़ा हिंदू कहा था। अल्विन, रिजले एवं लेसी ने इन्हें आदिवासी समूह माना था। तो ये किसी के भी अनुसार आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
वर्ष 2003 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की कुल कितनी संख्या है? तो 2003 के बाद जो है एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 12 जनजाति अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। प्रदेश में 2003 से पूर्व केवल 2 जनजातियां जैसे कि थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। 2003 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अब जो है जो नोटिफाइड एसटी हैं यानी नोटिफाइड जो है अनुसूचित जनजातियां हैं वो 12 हो चुकी हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदायों का अनुपात क्या है? तो अनुसूचित जनजाति समुदायों का अनुपात या उनका परसेंटेज आपको सीधा सीधा बताना है। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.6% जो है उनका अनुपात या प्रतिशतता है, 0.6%। भारत की कुल जनसंख्या में अगर देखें तो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 8.6 है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है 11,34,273 है, जो कुल देश की अनुसूचित जनजातियों का 0.6% या 0.6% भाग है। थोड़े से और फैक्ट यहाँ पर उल्लेखनीय है। राज्य में कई जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, किंतु सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या राज्य में सबसे अधिक है, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 3 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा तो सोनभद्र है, उसके बाद बलिया है, उसके बाद देवरिया है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला बागपत है, दूसरे नंबर पे कन्नौज है, तीसरे नंबर पे बदायूं है। अब प्रतिशतता के आधार पर बात करेंगे तो राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला प्रतिशतता के हिसाब से बागपत है। अगला प्रश्न ये भी जनजातीय पर ही है। राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह इनमें से कौन सा है? तो थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जनजातीय समूह पूछा गया है, ना कि जनजाति पूछी गई है। तो समूह के हिसाब से आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है राज्य में, डी ऑप्शन सही है। इस जनजातीय समूह में 5,69,035 जो है कुल जनगणना है इसकी। इसके बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह खरवार है और तीसरे नंबर पे थारू है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, अब यहाँ पर एकल जनजाति की बात हो रही है, तो एकल जनजाति सबसे बड़ी थारू है और सबसे छोटी जनजाति जनसंख्या के हिसाब से बनरावत है। तो ये अलग तरह का प्रश्न है, इसलिए इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। प्रदेश के जालौन और अयोध्या 2 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, यानी यहाँ पर शून्य है जनजातीय जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ से ग्राम शब्द लिया गया है? ग्राम शब्द कहाँ से एडॉप्ट किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक साहित्य से जो है ग्राम शब्द लिया गया है। ग्राम अथवा गांव शब्द का सबसे पहला उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। गांव वह क्षेत्र है जहां लोग प्रकृति के करीब रहते हैं और आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांव के बराबर है या उससे अधिक है या उससे कम है या आबादी वाले गांव के बराबर है। तो सही उत्तर क्या होगा? गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाली गांवों की तुलना में अधिक है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2.5 लाख से अधिक है, जिसके अंतर्गत लगभग 6 लाख गांव शामिल हैं, जिनमें से आबादी वाले गांव 5,97,464 हैं लगभग और गैर आबादी वाले जो है 43,466 हैं लगभग। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस मॉक टेस्ट में हमने 25 प्रश्नों को व्याख्या सहित सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।